हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, जहां पे हम देखेंगे कि दो वेक्टर को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ना। जैसे आप लोगों ने स्केलर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा हुआ है कि 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी तरह से वेक्टर का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन उसमें हम 2 × 2 करके 4 नहीं करते हैं। उसमें कुछ रूल्स होते हैं मल्टीप्लाई करने के, उसी सभी रूल्स को हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन में बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए यहां से हम दो तरह के मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं। एक तो डॉट प्रोडक्ट, जैसा कि आप यहां पे लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद एक और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, इसी का दूसरा नाम है। इसके बारे में कि आखिर डॉट प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है, इनमें किन किन प्रॉपर्टी के बारे में हमें सीखना होता है, ये सारी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा, यहां अभी बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है ना, इससे ज्यादा आपको इस डॉट प्रोडक्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी आगे चल के जब भी यूज होगा, जहां भी यूज होगा, इन्हीं सभी पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट आपके सामने हाजिर रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो इसीलिए यहां जो भी पॉइंट लिखा हुआ है, उस हर एक पॉइंट को अभी हम बारीकी से समझने वाले हैं। बस आप बारीकी से हर एक चीज को सुनने की कोशिश करिए और समझने की भी कोशिश करिए। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा बहुत ज्यादा टफ ये नहीं है ना, है बेसिक चीजें, लेकिन वही है, थोड़ा सा आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा, कितना भी बेसिक हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो हम सीधा काम पे आते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपको दो वेक्टर दे रखा है, जो कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। जरा ध्यान दीजिएगा, दो वेक्टर आपको गिवन है, जिसके दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा दे रखा है ना। हो सकता है थीटा 0 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया किसी भी अननोन एंगल पे, थीटा पे जाकर के। तो मान लीजिए ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दो कोई आपको वेक्टर दे रखा है, और इस दोनों ही वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। ये कहां से आया नहीं आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इसको याद रख लेना है। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट। तो जैसा कि नाम से आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट। तो डॉट का मतलब हमने यहाँ डॉट लगा दिया, सिंपल सा मतलब है। आगे हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लगा देंगे, बस नाम में ही सब कुछ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए डॉट का मतलब तो समझ में आ गया, यहाँ पे हमने डॉट लगाया। यहाँ स्केलर का मतलब क्या है, तो देखिए स्केलर का मतलब यहाँ क्या है वो आप यहाँ देख के भी बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ स्केलर जैसे आपने पढ़ा होगा, क्वांटिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का ध्यान हमें नहीं रखना पड़ता, जबकि वहीं अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो मैग्नीट्यूड से ज्यादा हमारा फोकस उसके डायरेक्शन पे होता है, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्केलर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वहां से आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, वो आपको वेक्टर नहीं मिलेगा। इसीलिए इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्या क्लियर है ये चीज? तो चलिए यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है कि आपको अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जैसा कि देखो इसमें कंफ्यूज मत होइए, सिंपल हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बस वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हम सीधे नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अलग अलग थोड़ा रूल देखना पड़ेगा, जहां पे हम दो तरीके से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, तो हम ए डॉट बी जो होती है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको आपको क्या लिखना है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा जो होगा उस ए और बी दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल होगा। क्या यहां तक क्लियर है? तो सिंपल आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो होता है दोनों ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये मॉड ऑफ ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड। ये हमने बहुत पहले बात भी किया है, जहां पे थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ये तो चलिए ठीक है, फॉर्मूला अपने काम पे अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो समझने वाला है और ध्यान भी रखने वाला है वो है इसके प्रॉपर्टी। यानी ये जो प्रॉपर्टी आपको लिखा हुआ है, जितने सारे 4 पॉइंट दिख रहे हैं ना, उस चारों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके हेल्प से हम आगे हर एक चैप्टर में कैलकुलेशन करने वाले हैं। देखिए चाहे वो 11th का टॉपिक हो या 12th का हो, ऐसा आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिलने वाला है जिस टॉपिक में हम वेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, जहां पे हम इस तरह का कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हर जगह ही करेंगे। इसलिए ये सब आपको क्लियर होना चाहिए।
तो चलिए सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है कि टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब जैसा कि यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि दो वेक्टर का अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है और दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होगा। वहीं पे मान लीजिए अगर आपको दो वेक्टर दे रखा है और उसके बीच का एंगल नहीं पता, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको दो वेक्टर दे रखा है और दोनों के बीच का एंगल नहीं पता कितना है, और वो एंगल अगर निकालना होगा तो हम उसके लिए भी डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करने वाले हैं। यानी जब भी आप दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे ना और दो वेक्टर आपको मालूम रहेगा, तो आप यहां पे डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से उस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो भी दो वेक्टर दे रखे हैं वो दोनों ही वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पे है, वही होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ही आसान है। अभी हमने क्या लिखा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा जो है वो इस ए और बी के बीच का एंगल ही तो है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो थीटा को लिखने के लिए आपको इधर ले जाके डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यानी यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी किसी भी दो वेक्टर के बीच अगर आपको एंगल चाहिए होगा तो आप दोनों ही वेक्टर को क्या करें, डॉट प्रोडक्ट लीजिए और उसमें डिवाइड कर दीजिए दोनों ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो वहां से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा, और जैसे कॉस थीटा मिल गया फिर थीटा मिल जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? तो अब ये बात आती है कि चलो ए, ये मॉड ऑफ ए तो हमने निकालना सीखा हुआ है, हम निकाल लेंगे। ये मॉड ऑफ बी भी निकाल लेंगे, बी का मैग्नीट्यूड, बहुत ही आसान है। बात आती है यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब तक हमें पता नहीं रहेगा तब तक हम कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो ये कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए हम आगे की प्रॉपर्टी अभी हम लिखे हैं, है ना। तो अभी हम ये निकालना सीख लेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू एक्चुअली होती कितनी है। तो जब आप ये वेक्टर भी, ये वैल्यू भी जब निकाल लेंगे तो आराम से यहां से कॉस थीटा आपके हाथ में होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? बिल्कुल यहां तक क्लियर है। तो अब बताइए हम 2 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए अभी घबराइए मत, बस बेसिक आइडिया लीजिए, बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां आपको डीपली समझ में आ जाएगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग हम कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए हमने इसमें सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी आप इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी ए के साथ आप बी का डॉट लीजिए या फिर बी के साथ ए का डॉट लीजिए, रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं आने वाला, दोनों का ही वैल्यू सेम आएगी। बस आप सिंपल आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए रूल नंबर, यहाँ सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 3 में जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये जो प्रॉपर्टी है ना बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले तो इसे सारे ही है, लेकिन ये कुछ ज्यादा यूज होता है, इसलिए आप इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। और जैसे ये कुछ ज्यादा यूज होता है वैसे ही कुछ ये भी यूज होने वाला है। तो इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन यहां पे लिख देते ईच अदर, देन स्केलर प्रोडक्ट इज 0। इसका जरा ध्यान से पढ़िए क्या मतलब हुआ। यहां पे ये बोल रहा है आपको कि अगर दो वेक्टर है, सपोज कीजिए दो वेक्टर, मान लीजिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा 90 डिग्री एंगल है, तो अगर दो वेक्टर, वो कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है तो उस दोनों ही वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब ये कहना बहुत ही आसान है, आपको रटना नहीं है, एकदम क्लियर। वैसे तो आपको याद ही हो जाएगा कि अच्छा 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये आपको याद भी हो जाता है और होना भी चाहिए। लेकिन ये आया कैसे, तो बहुत ही सिंपल, हलवा जैसा एकदम। जरा ध्यान से देखिए, ये बताइए अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे यानी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर का होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे, तो यहाँ थीटा कितनी हो गई, 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और जब 90 डिग्री है तो हमने अभी सीखा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। जैसा कि हमने यहाँ पे देखिए थीटा है 90 डिग्री लिखा है, तो हमने अभी सीखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। जब यहाँ पे थीटा को, जहां पे थीटा किसके बीच का एंगल है, दोनों ही वेक्टर के, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है परपेंडिकुलर के केस में, तो जब यहाँ पे आप 90 रखेंगे तो cos 90 कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो यहां जब cos 90 0 हो गया तो ये पूरा ही वैल्यू 0 हो गई ना, मॉड ऑफ ए इंटू 0 मतलब 0। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो यहां से आप बता सकते हैं, यानी ये आपको याद भी होना चाहिए कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मींस एक इधर है तो एक इसके परपेंडिकुलर, ऐसे अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों ही वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी इसका यूज कैसे करेंगे आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं।
अब चलिए इसी को कंसेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे हमने कुछ कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम पे गए हैं। यह बताइए, आप इतना जानते हैं कि कोऑर्डिनेट जो होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तरह से 3 एक्सिस हम लोग दिखाते हैं जनरली, है ना। तो यहाँ पे बताइए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप, और जो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप। ये सारी बातें हमने पहले कर रखे हैं। तो यहाँ पे बताइए जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना। सपोज कीजिए ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड जो होगा वो जेड कुछ ऐसा होगा ना। यानी जरा ध्यान से देखिए, तो वाई, एक्स और जेड तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये भी जेड भी इस दोनों के परपेंडिकुलर, यानी एक्स वाई जेड तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो आप किसी भी दो को ले लीजिए, हर दो के बीच में क्या वेक्टर 90 डिग्री नहीं है एक दूसरे के? बिल्कुल है। तो जब 90 डिग्री होगा यानी आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, तो दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। यानी सिंपली आपको याद रखना है कि आई जे या फिर आई के या फिर जे के क्या है, किसी भी दो एक्सिस को ले लीजिए, कोई भी दो एक्सिस जो होगा उस दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे थीटा 90 डिग्री है और थीटा 90 है, तो कॉस 90 0 होता है। और जब ये टर्म 0 हो गया तो यहां से ये पूरा ही 0 बन जाएगा, और ये 0 बन गया तो a डॉट बी भी 0 हो जाएगा। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। बट दैट्स इट, आपको इतना बस ध्यान रखना है। क्या ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर इज 1। यहां पे ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला गया है कि स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट की बात किया जा रहा है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर, जरा ध्यान से देखिएगा, टू सिमिलर यूनिट वेक्टर इज 1। यानी अगर दो यूनिट वेक्टर सेम है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ तो जरा ध्यान दीजिए। यहां पे हमने ए यूनिट वेक्टर को ले लिया, यूनिट को इस तरह से टोपी से दिखा देते हैं ना ऊपर, तो ए यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर सेम सेम है तो यहां पे आप ऐसे लिखेंगे ना, मॉड ऑफ ए यानी कॉस। और यहां बताइए, यहां पे दोनों के दोनों क्या है? सेम वेक्टर है ना। सेम वेक्टर का मतलब क्या हुआ? एक इधर है तो दूसरा भी यही है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन हुआ। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो एंगल जो हुआ दोनों के बीच में वो 0 हो गया। तो एंगल 0 का मतलब कॉस 0 1, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ये दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको अच्छी तरह से मालूम है और होना भी चाहिए, 1 होता है। तो ये भी सारे 1, ये भी 1। इसका मतलब क्या हुआ कि दो यूनिट वेक्टर अगर सेम है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 1 हो जाएगा। अब बात यहां तो चलिए कंसेप्ट अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो ये वाला पार्ट यूज करेंगे जैसे हमने इसको समझा था। तो ये बताइए अभी सेम सेम है यानी आई कैप, तो ये बताइए आई एक्स एक्स आई भी इधर है और दूसरा आई भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और 0 है तो ये cos 0 1 बन जाएगा। और ये आई और दोनों आई जो है वो दोनों यूनिट वेक्टर है, तो यदि मॉड भी 1 हो गया मतलब ए भी जो होगा यानी आई डॉट आई जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है वो आप चलिए बात करते हैं। यानी आपको इतने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें सबसे काम का क्या है उसको हम फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए कि दो वेक्टर अगर ए और बी का मुझे अगर प्रोडक्ट निकालना है उसमें भी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो हमें लिखना है इस तरह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल होगा। पहला तो ये पता होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट के बारे में हमने बात किया था कि हम इस डॉट प्रोडक्ट का कुछ यूज करते हैं ना, वो एंगल निकालने के लिए भी करते हैं। यानी आपको दो वेक्टर मालूम हो और दोनों के बीच का एंगल अगर पता करना हो तो आप यहां डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, फिर दूसरा ये तो प्रॉपर्टी है, ए बी लिखिए या फिर बी डॉट ए लिखिए, बात एक ही है। फिर बात यहां पे हमने थर्ड पॉइंट में सीखा कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे है, अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इसका मतलब उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आना चाहिए। दैट्स इट, समझ में आया कि नहीं? फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि अगर दो वेक्टर सिमिलर है और वो यूनिट वेक्टर है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है वो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेम सेम के साथ यहाँ ध्यान दीजिए, पहले मैं इसी को डिस्कस करता हूँ। सेम सेम के साथ क्या बना रहा है 1, जबकि अपोजिट के साथ अलग अलग के साथ क्या बना रहा है 0। तो सिंपल ध्यान रखिए, अपनों अपनों में ज्यादा लगाव होती है ना, लेकिन अपनों एक दूसरा है, कोई दूसरा है, तो दोनों में लगाव होगी क्या? अच्छी से नहीं होगा, है ना। तो सिंपल सी बात, यहाँ ध्यान दीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों के साथ 1 बनाता है, परायों के साथ 0 बनाता है, सिंपल सा मतलब। यानी सेम सेम रहेगा तो 1 बनेगा,
अगर सेम नहीं रहेगा, कोई भी दो अलग हो गया और उसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो वहां पे सीधा 0 हो जाएगा। और यहां कोई भी अलग का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड में से ही कोई एक दूसरे का अलग होना चाहिए। क्या यहां तक क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करिए। बाकी मैं देखिए अभी तक मैंने जितना बताया, क्या आपको इसमें 30% समझ में आया? तो अगर आपको 30% समझ में आ गया, आप कह रहे होंगे नहीं हमें तो 90% 100% आ गया, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर 30% भी समझ में आया है ना, तो अभी जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे आपका 100% से ऊपर क्रॉस होने ही वाला है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले, समझ में आया तो भी, नहीं समझ में आया तो भी, है ना। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल नोट करते हैं। और यहाँ जितने सारे हमने अभी बात किया है, हर एक बात को एग्जाम्पल के हिसाब से, यानी एग्जाम्पल पे अप्लाई करने के बाद हम डिस्कस करेंगे, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसका मतलब ये है, हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको फटाफट पहले नोट करिए, फिर हम देखते हैं न्यूमेरिकल को। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं अभी तक जो भी हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखा है उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसमें हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सारी बातें हम डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको मान लीजिए ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, और फिर आपको निकालना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था कि जब दो वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। लेकिन वहां से आप यहां कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको ए और बी के बीच में एंगल मालूम ही नहीं है ना। तो यहां पे आप फिर कैसे निकालेंगे? तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अब सिंपल जरा ध्यान दीजिएगा कैसे आप करेंगे। तो बस स्टार्टिंग में आप बस ध्यान से देखते रहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें यह निकालना है। तो सबसे पहले ए वेक्टर के जगह जो हमें दे रखा है उसको हम लिख देते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अभी भले ही मैं थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन लंबा जाए, लेकिन मैं लास्ट में एक आसान सा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप एक स्टेप में लिख सकते हैं कि ए डॉट बी क्या आएगा। इतना देर में आप लिख चुके होते है ना। तो आप माइंड में ये सोच रहे होंगे पहले वही बता दो। तो देखिए बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन आपको फिर उतना क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअली हम इसे बोल कैसे रहे। तो इसलिए पहले आप इसको जरा ध्यान से देख लीजिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए ए की जगह हमने यहां से उठा के रखा प्लस 4j कैप ऐसा दे रखा है। फिर डॉट, जो डॉट है यहाँ पे तो डॉट लिखेंगे, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं है, डॉट है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ b की जगह आप लिख दीजिए जो b दे रखा है, यानी 4j प्लस 3k। क्या ये बात समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, इसी को हम आगे की तरफ ले जाते हैं और फिर सोल्व करते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। सिंपली इसको क्या करिए, भले ही डॉट है लेकिन है तो मल्टीप्लाई ही ना। तो आप पहले क्या करेंगे, इससे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करके इससे करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। तो यहां पे बताइए 3i के पहले हमने इससे किसको क्या मल्टीप्लाई, इस पूरे क्वांटिटी को। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने पहले इससे पूरा इस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर वाले क्वांटिटी आपको दिख रहा है इससे हम पूरा इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम दूसरा स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i ऐसे ही कुछ बनेगा ना। ध्यान दीजिए 3i कैप इंटू, यहां से देखिए अब यहां इंटू नहीं है, इंटू का मतलब डॉट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बीच में डॉट है। अगर क्रॉस होता तो मैं क्रॉस लिख देता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 4j के, बस ध्यान से देखते रहिए, प्लस 3, यहाँ पे k नहीं है, यहाँ पे j ही है ना, यहाँ पे k हमने गलती से लिख दिया था। ये 4i कैप और 3j कैप ही है। तो यहाँ पे हमने लिखा 4i कैप और 3j कैप, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, उसके बाद इस 4j को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4j डॉट, आप डॉट ना भूले, यहाँ डॉट है, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, वेक्टर मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ से 4i कैप और उसके बाद प्लस 3j कैप। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब बताइए सिंपली, अभी तो जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये 3 क्या है, स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो 3 तो एज इट इज रहेगा, 3 में चलिए एज इट इज इसको ऐसे कर देते हैं। अब ये बताइए इस i को क्या करेंगे, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए स्केलर से ही मल्टीप्लाई होता है और वेक्टर से ही मल्टीप्लाई होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, चलो ऐसे करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा समझाने के लिए अंदर लिख रहा हूं। ये 3 स्केलर है, ये 4 स्केलर है। तो मैंने अभी क्या बताया कि स्केलर से ही मल्टीप्लाई होगा और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर जो होगी वो एक दूसरे में डॉट होगा, सिंपल मल्टीप्लाई वेक्टर में नहीं होता। तो ये i डॉट हो गया इस i के साथ, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। मैं एक एक करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर ये i क्या होगा, इस j से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल मल्टीप्लाई होगा, क्या ये वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो इसका काम हो चुका है। फिर इसके में हमने लिखा प्लस। अब बताइए ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो स्केलर के साथ, ये वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 × 4 और यहाँ पे फिर
जे वेक्टर और ये होगा आई के साथ, तो ये डॉट आई वेक्टर। देखिएगा बहुत ही आसान है ये, भले इतना लंबा दिख रहा है लेकिन ये बहुत ही शॉर्टकट हो जाएगा। उसके बाद प्लस, तो प्लस ये 4 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई होता है और वेक्टर वेक्टर से, तो यहाँ जे वेक्टर डॉट जे कैप, कैप है ना ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब खुद ही आप देख के बताइए इसको आप सिंप्लीफाई में कैसे लिखेंगे। तो ये तो 12 हो गया, तो आप बताइए यहां से हमने लिखा 12, जरा ध्यान से बस देखते रहिए, यही स्टेप में आंसर होगा। ये रहा 12, और ये बताइए दो यूनिट वेक्टर है ना, और दो यूनिट वेक्टर है और दोनों सेम है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़ा था कि अगर दो यूनिट वेक्टर सेम हो और यूनिट वेक्टर ही दोनों हो तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है 1 होता है। मतलब इसका जो डॉट प्रोडक्ट हो गया वो कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। और यहां बताइए आपने ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहां आई है और यहां जे है, तो ये जो होगा वो तो 0 हो गया। क्यों 0 हो गया भैया? तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो वहां पे जो डॉट प्रोडक्ट होता है 0 होता है। और उसी को हमने शॉर्टकट में भी बताया था कि अपनों के साथ 1 बनाएगा और परायों के साथ 0 बनाएगा, सिंपल। तो यहाँ आई जे अलग अलग है तो 0 बना दिया। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे भी जे और आई अलग अलग है, आई जे हो या जे हो बात एक ही है ना, क्योंकि ए डॉट बी बी डॉट ए दोनों सेम होती है, तो ये भी 0 हो गया। तो ये क्वांटिटी 0, केवल ये बचेगा। प्लस यहाँ 4 × 3 12। अब यहाँ जे है यहाँ भी जे है तो कितना हो जाएगा? 1, अपनों के साथ 1। तो यहाँ से कितना बन गया? 24। तो ए डॉट बी की जो वैल्यू आया यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आया वो 24 यूनिट, ऐसा आप कुछ नहीं यूनिट है इसका तो आप लिख सकते हैं 24, इस तरह से यूनिट दे देते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अब देखिए इतना करने की जरूरत आपको हर बार नहीं पड़ने वाला है, इसका शॉर्टकट तरीके से आपको सोल्व करने हैं। कैसे शॉर्टकट लगाएंगे उस पर आप जरा ध्यान देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब भी सोल्व करेंगे हम इसी शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। इस वाले मेथड को तो हमने बस समझने के लिए किया है कि हम कैसे एक्चुअली कर रहे हैं, सिंपली वैसे ही मल्टीप्लाई होता है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। बस यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर के लिए हमें डॉट करना पड़ेगा, जिसका हमें कुछ रूल होते हैं। तो यहाँ अगर शॉर्टकट की बात करें तो आपको सिंपल क्या करना है, जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, यानी आपको जब भी ये देखिए आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, ए और बी को लिख देता हूं। तो यहां बताइए ए क्या लिखा हुआ है? 3ik + 4j। उसके साथ डॉट किसको करना है? तो 4ik + 3j। जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये है आपको क्या करना है, इसको डॉट करना है। तो सिंपल आप डॉट में ये ध्यान रखें कि हम सेम वाले को खाली मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू जब आएगी वो तभी आएगी जब सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, सेम को बस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल देखिए ए डॉट बी अगर निकालना होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए सेम को। तो 4 × 3 12 और आई डॉट आई कितना होगा? 1। तो यहां से बना 12 प्लस ये बताइए 4j और यहाँ 3j है तो जे मिलकर 1 बन गया और 4 × 3 कितना हो गया? 12। तो यहां से कितना बन गया? देखिए 24। तो आपने जो चीज यहां पे इतना लंबा स्टेप में किया है वही आपने एक स्टेप में वहां पे कर दिया। तो आपको यही स्टेप अपनाना है, यानी सेम के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना है, दूसरों के साथ तो 0 ही हो जाएगा, तो उसके लिए हम सोचेंगे नहीं। क्या यहां तक क्लियर है? अगर ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है तो फिर आपको ये भी बहुत आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालिएगा तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, जरा न्यूमेरिकल को एक बार रीड करिए। क्या बोल रखा है कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, जो कि क्या है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ई। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन नहीं दे रखा है, बोला गया इफ ए वेक्टर इतना बी वेक्टर इतना देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए, और इसके आगे ये होना चाहिए कि ए वेक्टर ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। आपको ये कंडीशन गिवन होगा, क्योंकि जब तक ये कंडीशन गिवन नहीं होगा आप एक नहीं निकाल सकते। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी ए बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और अभी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 3 कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो बस आपको इसी कंसेप्ट का बस यूज कर लेना है। तो ये बताइए कितना है? तो 3ik + 4j प्लस ak, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करना है तो i - j प्लस k, और इसको क्या करना है? 0। बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। अब अभी हमने बताया था शॉर्टकट मेथड में कि हमें सेम के साथ ही केवल डॉट प्रोडक्ट लेना है, बाकी के साथ नहीं। यानी हमें i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, बस सिंपल। बाकी आप अगर i को इसके साथ भी करते हैं तो 0, क्योंकि i j अलग अलग हो गया तो 0। i को k के साथ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम सेम के साथ ही बनाते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा, क्योंकि i तो मिलके 1 बन गया।
फिर प्लस ये 4j, ये माइनस j से मिलेगा तो -4 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे -4 क्यों लिखा -4, तो यहाँ +4 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे ये j मिलके 1 बन गया और यहाँ -1 इंटू 4 मिलके -4 बन गया, ठीक है। फिर प्लस ये a मिल करके इसके साथ क्या बनाएगा, a = 0, तो यहाँ से कितना आ गया, a = 1 आ जाएगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। यानी सिंपली आपको ध्यान रखना है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अगर दो यूनिट वेक्टर है और सेम है दोनों, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। अगर इतना आपको मालूम है तो फिर डॉट प्रोडक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। तो आप पहले इसको नोट करिए और भी एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और भी कंसेप्ट है जिसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस वाले एग्जाम्पल को हम सोल्व करते हैं। जैसा कि अभी हमने बात किया था, अगर आपने प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था, तो आप ये सारे क्वेश्चन आराम से इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। आपको ए और बी दो वेक्टर दे रखा है और फिर ये बोला गया है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताइए। तो अगर आपको याद हो तो हमने प्रॉपर्टी में बात किया था कि कोई भी अगर दो वेक्टर गिवन हो, दोनों के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो आप डॉट प्रोडक्ट से ही निकाले। तो ये बताइए, अगर वहां पे हमने एक फॉर्मूला लिखा था और फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आप यहां से लिख भी सकते हैं कि a डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां से बताइए, अगर मैं कॉस थीटा लिखूं तो यहां से क्या लिखेंगे आप, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर और उसके बाद मॉड ऑफ बी वेक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब देखिए सबसे पहले हम ए वेक्टर बी वेक्टर निकाल लेते हैं, ये वाला a डॉट बी, और उसके बाद मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कितना है, जो कि निकालना बहुत ही आसान है। ये बताइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अभी अभी सीखा था निकालना, कैसे निकालते हैं। तो हम अभी अब दोबारा यहाँ पे नहीं लिखने वाले, हम डायरेक्ट यहीं से लिखेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पे चलिए समझने के लिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक बार, 3i + 4j ऐसे लिखेंगे। इसको डॉट किसके साथ करेंगे तो -4i और उसके बाद +3j इसके साथ करने वाले हैं। अब बताइए यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी की, तो ए डॉट बी जो आया वो आ जाएगा, हमें सेम सेम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों जब आएगा तो -12, उसके बाद प्लस ये 4 और ये 3 होगा तो 12, ये आ गया 0। तो ये बताइए अगर ए डॉट बी ही 0 हो गया तो फिर ये कॉस थीटा ही 0 हो गया ना, नीचे कुछ भी हो, ऊपर ही 0 है तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आया वो 0 आ गया। क्या ये बात समझ में आया? और कॉस थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा होगा 90 डिग्री, है ना। या फिर इसी को रेडियन में लिखा गया होगा तो इसको π/2 लिख सकते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पे थीटा का आया वो ये आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए डॉट बी 0 आया, तो आप वैसे भी बोल सकते हैं ए डॉट बी 0 तब आती है जब दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू आ गई। क्या समझ में आया? तो अगर ये समझ में आ गया होगा, देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा टफ एग्जाम्पल नहीं होते हैं, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन यूज करवाया जाएगा। डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, नहीं, ये बहुत बार यूज होता है, बहुत ज्यादा जगह यूज होने वाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो हम बेसिक से और भी बातें कर लेते हैं जो कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बात किया गया है, आपको ए और बी वेक्टर दे रखा है जो कि थीटा एंगल पे है। हमें निकालना है कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन बताओ ए पे कितना होगा। प्रोजेक्शन का मतलब जरा समझिए ध्यान से, प्रोजेक्शन का मतलब आप सीधा समझिए शैडो, यानी जो परछाई होती है वो कैसे। तो देखिए ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आप क्या करिए, एक टॉर्च लीजिए, लाइट लीजिए, एक ऊपर से एकदम वर्टिकली नीचे की डायरेक्शन में इसमें जलाइए। तो जब टॉर्च को जलाइएगा तो इसका जो शैडो बनेगा इस बी वाले लाइन को, ये इस ए पे बनेगा। अब जिससे समझने के लिए समझिए, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, मैंने इस मार्कर को ऐसे रखा है और ऊपर से मैं अगर इस तरह से लाइट जलाऊंगा तो ये जो मार्कर है, ये मार्कर का क्या ऐसे ही इस पे शैडो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो ये जो इस मार्कर का जो ये शैडो बनेगा, यही वाला कहलाएगा कि इस वाले बी वेक्टर का ये इसका प्रोजेक्शन है। क्या ये बात समझ में आया? तो देखिए हमें निकालना है कि इस बी का प्रोजेक्शन ए पे कितना होगा, या फिर इसी में उल्टा भी बोला जा सकता है कि ए का बताओ बी पे कितना होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचिए और यहां जैसे मान लीजिए बी का प्रोजेक्शन हमें ए पे देखना है, तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये जो लेंथ बनेगी यही होगा प्रोजेक्शन, यानी इस लाइन का शैडो जो होगा वो यही होगा अगर ऊपर से देखेंगे तो। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो सिंपली वही निकालना है। तो ये बताइए, हमने कंपोनेंट वगैरह लेना सीखा था। मान लीजिए ये बी वेक्टर है, तो इसका जो लेंथ यहां से यहां डिस्टेंस जो होगा, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो वेक्टर का लेंथ ही तो होता है। तो हमने इसको मैग्नीट्यूड लिख दिया, मतलब यहां से यहां आ जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो हमने इसका देखिए थीटा से सटा हुआ कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस होता है, तो हमने मॉड ऑफ बी कॉस थीटा ये लिख दिया। मतलब ये बी कॉस थीटा जो हमने लिखा हुआ है यही है बी का प्रोजेक्शन ए पे। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए ए डॉट बी हमने ये लिखा ए बी कॉस थीटा, यहां से आपको क्या निकालना है, बी कॉस थीटा ना। तो यहां से हमने लिखा देखिए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां से हमने ए को हमने क्या किया, इधर डिवाइड कर दिया तो यहां से आ गया।
यानी एक चीज देखिएगा ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि हम जब b का प्रोजेक्शन a पे ले रहे हैं तो हम a डॉट b में जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरह से जरा ध्यान दीजिए, हमें निकालना है a का प्रोजेक्शन b पे। ध्यान से देखिएगा, आसान है ये, बस थोड़ा सा फोकस कीजिए। हमें a का प्रोजेक्शन कहां लेना है? a का प्रोजेक्शन लेना है b पे। तो हम क्या करेंगे, a वाले पॉइंट से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां जो भी लेंथ बनेगी वही होगी a का प्रोजेक्शन b पे। तो अभी ध्यान दीजिए हमें क्या लिखना होगा, तो ये a है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हाइपोटेनस है, ये कंपोनेंट लीजिएगा तो थीटा से सटा हुआ कॉस बनेगा, तो a cos थीटा बना। तो फिर से वही फॉर्मूला लिखा, फिर a cos थीटा के लिए हमने b को इधर डिवाइड कर दिया। तो यहां पे क्या लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, यानी a का प्रोजेक्शन b पे कितना होगा, तो हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी a और b का डॉट प्रोडक्ट में b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। यानी सिंपल आपको ध्यान रखना है, हम दो वेक्टर में जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन हम जिस वेक्टर पे लेते हैं, यानी हम प्रोजेक्शन जिस वेक्टर पे लेते हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम दोनों के डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहां प्रोजेक्शन हमने b का a पे लिया था, तो जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना है। जैसे यहां हमें a का प्रोजेक्शन b पे लिया, तो हम क्या करेंगे, b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे दोनों के डॉट प्रोडक्ट में। क्या ये इतना क्लियर है? तो इसमें हम अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए बस ये बेसिक सा कंसेप्ट था। अगर ये मालूम होगा तो बाकी a डॉट b कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ b कैसे निकालते हैं, ये हमने अभी अच्छे तरीके से सीखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट अच्छे से नोट कर लीजिए, और अभी जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा है वो सारे एग्जाम्पल को अच्छे से आप दोबारा लगाइए, ताकि आपको अच्छे तरीके से डॉट प्रोडक्ट के बारे में पता हो जाए। और जो भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था उसको मस्ट आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेम रहेगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या होगा, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप चलिए इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। हम मिलेंगे इसी जो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका दूसरा वाला रूल लेकर के, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ कवर करने वाले हैं। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। जय हिंद।